बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1। और सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल को सिस्टमैटाइज होने के लिए इसको प्रॉपर जिस वर्जन में आज हमारे पास मौजूद है आने के लिए तकरीबन 100 साल लगा और इसकी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल साइंस सबसे ज़्यादा है। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल का सहारा लेना पड़ता है। और अर्ली हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट वाज अल-राज़ी who classified the elements according to their physical and chemical properties। और डॉग राइडर he was a German chemist in 1829 he gave law of triads। और ये क्या होते हैं कि अगर हमें पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास पता हो तो हम सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास ढूंढ लेते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास है 23 बट इट इज फाउंड व्हेन वी नो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7 एंड एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज 39 डिवाइड बाय 2 दैट इज 23 मास ऑफ सोडियम। और he was an English chemist who in 1864 arranged 62 elements in increasing order of their atomic mass। और इसने law of octaves दिया where he says कि every 8th element like sodium is just like the first element like lithium या magnesium like beryllium। बड़ा अच्छा एंट्री टेस्ट का एक क्वेश्चन है। जब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया तब नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में नहीं थे। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में नहीं थे। तब कहा गया कि एवरी 8th एलिमेंट जो कि उसी के ग्रुप में आ जाता है इज जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। और 1871 रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव who arranged element according to their atomic mass। और इसके मेरिट्स क्या है उसने 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए इसे ग्रुप कहा गया और उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई इसे पीरियड्स कहा गया। और एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास और उसने कुछ एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए जो उस दौर में दरियाफ्त नहीं हुए थे। एंड वंडरफुली जब वो बाद में दरियाफ्त हुए तो एग्जैक्ट उनकी वही पोजीशन थी और उनकी सेट प्रॉपर्टीज थी जो उसने एक्सप्लेन की थी लाइक जर्मेनियम बाद में दरियाफ्त हुआ और वही प्रॉपर्टीज वही सेट में आया जो मेंडलीव ने उसके बारे में प्रेडिक्ट किए थे सजेस्ट किए थे। तो इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसकी कुछ खामियां भी हैं कि ये तो सिर्फ एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया है लेकिन एक्चुअल में इसे एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज होना चाहिए था क्योंकि बाद में दूसरे ने 1911 में हमें बताया कि एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। इसकी एक बड़ी अच्छी खूबी ये थी कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास तो कम था लेकिन एटॉमिक नंबर उनका ज्यादा था। मतलब जैसे पोटेशियम वाज प्लेस्ड बिफोर आर्गॉन क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है जबकि एटॉमिक मास आर्गॉन का 40 है। बाद में चला पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और आर्गॉन का 18 होता है इसलिए आर्गॉन इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। तो इसके अलावा उस एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। नोबल गैसेस दरियाफ्त नहीं थी वो मोज़रे के वर्क के बाद दरियाफ्त हुई। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दरियाफ्त हुई और इंप्रूवमेंट्स हुई ग्रुप्स के अंदर। कैसे पहले तो सिर्फ एक ग्रुप की सीरीज थी इससे दो बना ग्रुप ए ग्रुप बी इसलिए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम वर प्लेस्ड इन ग्रुप 2A while zinc cadmium and mercury was placed in group 2B। then modern periodic table को अगर पढ़े तो उसके अंदर ग्रुप्स हैं 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप बोलते हैं और ग्रुप ए और ग्रुप बी में उन्हें रखा है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं
जिन्हें आप पीरियड्स बोलते हैं। एंड सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल। अल्कली मेटल ग्रुप 1A को आप अल्कली मेटल बोलते हो, ग्रुप 2A को आप अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हो, ग्रुप 7A को हैलोजेंस बोलते हो, 8A को आप नोबल गैसेस बोलते हो। एंड देन ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक में ग्रुप 1A और 2A को मिलाकर हम एस ब्लॉक बोलते हैं। और ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 3 और ग्रुप 8A और बड़ा अच्छा एमसीक्यू, इसमें हीलियम शामिल नहीं होता, हीलियम एस ब्लॉक में। तो 3A से 8A तक एक्सेप्ट हीलियम उसे आप पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। और एफ ब्लॉक के अंदर आपने लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज रखी हुई है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसमें 1B से 8B तक, स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप पीरियोडिक टेबल को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में भी अरेंज करते हो। लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे, और बॉटम में वो सारे के सारे मेटल्स हैं। राइट और टॉप कॉर्नर वो नॉन मेटल्स हैं, जबकि इनके मिडल में 3A, 4A और 5A के लोअर मेंबर दे आर कॉल्ड एज सेमी मेटल और मेटलाइट्स, उन्हें आप बोलते हो एमकैट। 2008 में एक एमसीक्यू आया, द एलिमेंट्स ऑफ 3A to 8A subgroups except helium are known as। तो राइट ऑप्शन इज बीटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर हम 2008 में पूछ रहे हैं कि सोडियम में भी डिनोटेड बाय, तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप नियोन लिख दो 10 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड, और फिर लिखिए 3s1, तो बीटा ऑप्शन। एमकैट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वन रिमेन सेम अलोंग अ पीरियड, एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल नहीं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल, एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी चेंज होती है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द outermost shell of an atom, that is called as atomic radius। and we know trend in group top to bottom आते हुए atomic radius बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? due to increase in number of shell, increase in shielding effect and decrease in nuclear attraction। जैसे आपको ये ग्राफ में दिखाया गया है, along x-axis atomic number is plotted and along y-axis atomic radius is plotted। तो आप देख सकते हो कि लिथियम से सोडियम का साइज बड़ा होगा, उससे पोटेशियम का बड़ा होगा, उससे रुबिडियम का और सीजियम का। लेकिन जब इसका कैटाइन बनता है ना, तो साइज डिक्रीज हो जाता है। तो लिथियम प्लस का साइज कम है, इस तरह सोडियम प्लस का सोडियम से कम है, मतलब पेरेंटल एटम से कैटाइन का साइज छोटा होगा। और अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करो तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो एनाइन बनते हैं, उनके लिए भी टॉप टू बॉटम आते हुए साइज बढ़ेगा, लेकिन एनाइन का साइज अपने पेरेंटल एटम से बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने से पेरेंटल एटम से एनाइन का साइज ऊपर चला जाएगा। और ट्रेंडिंग पीरियड, जब पीरियड की बात करते हो तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, कम होता है। क्यों डिक्रीज होता है? नंबर 1, दैट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, that is also due to increase in nuclear attraction, or due to gradual increase in the size, which is called as lanthanide and actinide contraction, and significantly that is called the lanthanide contraction। तो left to right आते हुए size decrease होगा। and then मैंने कहा कि एनाइन का साइज पेरेंटल एटम से बड़ा होता है। जैसे फ्लोरीन एटम एक पेरेंटल एटम है, इसका साइज होता है 72 पिकोमीटर, और इसके आयन का, एनाइन का जब ये इलेक्ट्रॉन ले साइज बड़ा हो जाएगा, दैट इज 136 पिकोमीटर। इसी तरह पेरेंटल एटम ऑफ सोडियम साइज होता है 186 पिकोमीटर, और जब इसका कैटाइन बनता है ये 156 पिकोमीटर होते हैं, और जब या ऊपर भी गलत लिखा हुआ है 156 पिकोमीटर, और जब इसका कैटाइन बनता है तो इसका साइज हो जाएगा 95 पिकोमीटर। तो एमकैट 2009 में एक एमसीक्यू कि हाइड्रोजन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, कैटाइन बनेगा, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। और एमकैट 2015 व्हिच ऑफ फॉर्मेट विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस, वेरी सिग्निफिकेंट। मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट आते हुए साइज कम होती है,
तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को देखिए थर्ड ग्रुप में, मैग्नीशियम को देखिए सेकंड ग्रुप में, सिलिकॉन को देखिए फोर्थ ग्रुप में और सोडियम को देखिए पहले ग्रुप में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे ग्रुप तक आते हुए साइज का होगा सिलिकॉन। Silicon is a charging that a correct option. MCAT 2015 में keeping in view the size of atom which one is correct. तो डेल्टा is a correct option कि लिथियम का साइज बेरिलियम से बड़ा होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट आते हुए साइज डिक्रीज होगी। और MCAT 2016 the ionic radius of chloride ion is that is 136 picometer. Isoelectronic ion या स्पीशीज ये क्या होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। जैसे आप जानते हो फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि फ्लोराइड में 10, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन सोडियम प्लस में 10, इस तरह नियोन में भी 10। तो ये आपस में तीनों क्या होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मॉलिक्यूल भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है जैसे N2 एक N में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं N2 के अंदर 14 और कार्बन ऑक्सीजन कार्बन में 6 होते हैं ऑक्सीजन में 8 14। तो ये मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है जब भी किसी एटम का आइसोलेटेड गैसियस एटम मौजूद हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496 किलो जूल पर मोल चाहिए होगी और इसकी कई टाइप्स होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर किसी का पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकालना हो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड निकालना हो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड रिमेंबर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। जैसे देखिए मैग्नीशियम में जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब दूसरा निकालना होता है 1451 और जब तीसरा निकालना होता है 7700 प्लस। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एटम का साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर रिएक्शन बढ़ जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एंड रिमेंबर आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और फैक्टर्स कौन से असरअंदाज होते हैं? एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा हो ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेफ्ट टू राइट आते हुए कम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। कौन सा बिहेवियर हुआ आपस में इनवर्सली रिलेटेड? न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, लेफ्ट टू राइट आते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आते हुए न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। और शेडिंग इफेक्ट के इनवर्सली रिलेटेड है और होती क्या है द डिक्रीज इन एक्सपेक्टेड अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रॉन और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर S हो तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, S से ज्यादा होगा P, P से ज्यादा D एंड N, मतलब सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना किसका होगा? S का। एंड देन ट्रेंड इन ग्रुप, तो मैंने कहा कि टॉप टू बॉटम आते हुए चूंकि साइज बड़े होते हैं, शेल बढ़ती है, शील्डिंग वेट बढ़ता है तो इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए टॉप बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली इजीियर जॉब। और अगर पीरियड की बात करूं तो पीरियड में इसका ट्रेंड बड़ा रिमार्केबल है, बड़े अच्छे एमसीक्यू इससे जनरेट होते हैं। अगर आप 1A की बात करो लिथियम की सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, बोरॉन में 3 होते हैं ज्यादा होनी चाहिए, कम हो जाती है क्योंकि बेरिलियम तक 2 इलेक्ट्रॉन S में है, S ऑर्बिटल, और जैसे बोरॉन की बारी आई तो इलेक्ट्रॉन P में गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2S में जाने के बाद P में जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। चौथा रहेगा कार्बन में, आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ी हो जाएगी। पांचवा रहेगा नाइट्रोजन में, लेकिन देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन P में गए और P हाफ फिल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। चौथा रहेगा ऑक्सीजन में और P में 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉल करेगी। और फिर पांचवा रहेगा फ्लोरीन में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी नियॉन की, बिकॉज इट हैज
6 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल दैट इज फुली कंप्लीटेड। ठीक, MCAT 2010 में क्वेश्चन आया कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज हाई एनर्जी, बीटा इज द राइट ऑप्शन। MCAT 2012 में क्वेश्चन आया मोर द हाई एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, बड़ा टेक्निकल, more the high energy of an element lesser is the metallic character, तो जिसका metallic character कम होगा उसकी high energy ज्यादा होगी। MCAT 2014 में पूछ रहे हैं कि arrange the element according to the trend of high energy, चार एलिमेंट दिए गए आपके पास, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, बोरॉन, तो सबसे कम होगी बोरॉन की, उससे ज्यादा होगी बोरॉन is less than carbon, carbon is less than nitrogen, and nitrogen is less than neon, beta is our correct option। फिर इलेक्ट्रॉनिसिटी, जब आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो पहली इलेक्ट्रॉनिसिटी हमेशा नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक होगी, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉनिसिटी हमेशा एंडोथर्मिक होगी। जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 337 किलोजूल पर मोल एनर्जी से रिलीज की, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसने 141 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज की, लेकिन जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 780 किलोजूल पर मोल एनर्जी ये रिक्वायर करेगा, इसे देनी पड़ेगी, रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक। और फैक्टर्स वही है जो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए डिस्कस की, तो लेफ्ट टू राइट आते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी और टॉप टू बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज होगी। MCAT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिंग टू O नेगेटिव देन द एनर्जी चेंज इज एक्सप्रेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वैसे एनर्जी जब डिग्री सेकंड इलेक्ट्रॉन में आने के बाद जब और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो ऑप्शन भी सही है, चार्जिंग ऑप्शन भी सही है, लिहाजा डेल्टा में कहा गया A एंड C दोनों ऑप्शन सही है कि इलेक्ट्रॉन जब एक आ चुका तो सेकंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होगी लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर मेटेलिक, जब मेटल्स में मेटल ऑक्साइड में वाटर डालते हैं, मेटल ऑक्साइड है तो बेस बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड में वाटर डालिए बेस बना, और ट्रेंड इन ग्रुप टू बॉटम, मेटेलिक इलेक्ट्रॉन ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू increase in size, increase in number of shell and decrease in nuclear charge। और periods के अंदर इसका ट्रेंड क्या होता है, metallic electron period decreases, left to right आते हुए metallic electron decrease करेगा, जबकि non metallic electron increase करेगा। non metallic oxide जो वाटर में डालते हो तो एसिड बनाते हैं, और मेटलाइट्स क्या होते हैं जो एसिड के खिलाफ बेस का काम करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बनाता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग एज अ बेस। व्हाई जब किसी जिंक ऑक्साइड को बेस से मिलाते हो NaOH से तो NaOH इज अ बेस, व्हाइल जिंक ऑक्साइड इज बिहेविंग एज अ एसिड एंड इट विल फॉर्म सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड। और मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट बड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये, बड़ा वंडरफुल टॉपिक है ये, तो आपको पढ़ना होगा पीरियड पे ट्रेंड और ग्रुप पे ट्रेंड, और बड़ा वल्नरेबल है, बड़ी वेरिएशन इसके अंदर। तो जब पीरियड्स की बात करो तो आप कहते हो इट इंक्रीजेस मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 4A बट डिक्रीजेस अप टू ग्रुप 8A। मैं बता दूं ऐसा क्यों, 1A to 3A एक बात करिए, 1A to 3A में कहते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू क्यों, डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन मैग्नीशियम और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, 4A का सबसे ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, दैट इज हाईएस्ट ड्यू टू अ मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल कार्बन का डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबार एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक क्लस्टर ऑफ एटम है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। और जैसे ही 5 में गए सडन फॉल अप टू 8A, क्यों, तो डिक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस एंड नॉट इन प्रेजेंस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। अब तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, N2, O2, F2 एंड नियॉन इज अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो दिस का मीन कि 4A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और फिर सडन फॉल
आएगा उसके अंदर। और ट्रेंड इन ग्रुप्स 1A to 4A की एक कैटेगरी बना लीजिए। तो आप कहते हैं 1A to 4A में मेल्टिंग और बॉइलिंग डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करना, उसे निकालना बड़ा आसान होगा और बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। बेरिलियम से मैग्नीशियम सडन बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, फिर कैल्शियम में बड़ा, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, रेडियम, इसकी बड़ी अच्छी एक एक्सप्लेनेशन है। कॉन्ट्रैक्शन, साइज में कॉन्ट्रैक्शन सबसे अच्छी कैसे होती है। उसके बाद डी ऑर्बिटल में होती है, उसके बाद एस ऑर्बिटल में होती है, और सबसे कॉन्ट्रैक्शन कम पी में, और पी के अंदर दो पीरियड होते हैं, सेकंड और थर्ड, और सबसे कम थर्ड होती है। थर्ड पीरियड में कॉन्ट्रैक्शन सबसे कम होती है, और मैग्नीशियम बिलोंग टू पीरियड नंबर 3, इसलिए इतना ज्यादा फॉल आया और फिर लिखा। और अगर आप ग्रुप 5A टू ग्रुप 8A तक बात करो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन लैटेंट डिस्पर्शन फोर्सेस दैट लीड्स टुवर्ड द पोलराइजेबिलिटी। तो फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और आयरन इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल करती बढ़ता जाता है। अंदाजा लगा लीजिए कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। ड्यू टू enhance in the strength due to strength of London dispersion forces. And 2014 में क्वेश्चन आया कि trend in melting point of the elements of third period are depicted in the figure में देखिए आपको नजर आ रहा है। The sharp decrease observed from silicon to phosphorus। क्या वजह है? वजह है कि बॉन्डिंग चेंज हुई है और स्ट्रक्चर दो एटम का चेंज हुआ है। मतलब ग्रुप 4A तक कार्बन तक तो बॉन्ड बड़े थे, जैसे ही नाइट्रोजन तक आए बॉन्ड कम हो गए। 4A तक मैक्रोमॉलिक्यूल था और नाइट्रोजन तक एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बीटा सिस्टम्स। बीटा इज द राइट ऑप्शन वेयर वी हैव सेड चेंज इन बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ टू एलिमेंट्स। एमकेट 2016 में फिर पूछा गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट आर हायर देन दोस ऑफ ग्रुप 1A। तो ग्रुप 2A में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड बनेंगे। ग्रुप 1A में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बनेगा। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है ना, वो उसकी प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या जितना उसको अपना ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उसकी नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ग्रुप 1A रेशियो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सब के सब +1 शो करते हैं। अदर देन दैट इज रूल्ड आउट, कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। 2A +2, 3A बोरॉन, एल्यूमिनियम, बेरियम +3 शो करते हैं। 4A अब देखिए 4A में कई ऑप्शन है कि +4 भी शो करेंगे, जैसे कार्बन +4 शो करता है इन केस ऑफ मीथेन। जबकि अगर बात करो क्लोरीन की तो टिन क्लोराइड में 3 +4 शो करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 शो करते हैं, और कार्बन 0 भी शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्रुप 5A फास्फोरस +3 भी शो करते हैं जैसे TCl3, +5 भी शो करते हैं जैसे TCl5, और नाइट्रोजन -3 भी शो करते हैं जैसे अमोनिया, और नाइट्रोजन +2 भी शो करते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, +3 भी शो करते हैं जैसे नाइट्रोजन क्लोराइड, और +4 भी शो करते हैं जैसे NO2, और +5 भी शो करता है जैसे N2O। ग्रुप 6A में सल्फर को देखिए, सल्फर -2 शो करता है, +4 भी शो करते हैं, और +6 भी शो करते हैं, और ऑक्सीजन -2 शो करते हैं, -1 शो करते हैं, और -½ शो करते हैं, और इवन +2 भी शो करते हैं। और ग्रुप 7A में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। देखिए हैलोजेन्स जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे होते हैं तो +7 भी शो करते हैं, +5 भी, +3 भी, और इवन +1 भी। और 0 ग्रुप एलिमेंट, 8 ग्रुप एलिमेंट उनके ऑक्टेट और ग्रुप फुलफिल होते हैं
हैं they have no need to bond with any other element, तो zero oxidation state होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बी ग्रुप में शो किया गया और ड्यू टू वेरिएबल एंड मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल में होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक से ज़्यादा होती है। जैसे आयरन को देखिए, फेरस Fe+2 और फेरिक Fe+3, तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर मेटल्स की बात करो ग्रुप 1A टू ग्रुप 3A, तो पीरियड्स के अंदर इन पीरियड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिविटी increases due to free electron, then conductivity decreases due to pairing of electrons, तो 1A to 3A तक बढ़ेगी और फिर जनरली उससे कम होती जाएगी। और ग्रुप्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर एंड ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मतलब फ्री होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स की अगर बात करें 4A टू 8A, तो नॉन मेटल्स के अंदर इंसुलेटर्स हैं और उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस इन द लास्ट ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। और डायमंड और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो दोनों ही मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। डायमंड के अंदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ग्रेफाइट के अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और कंडक्टिविटी इज डन द स्लिपिंग ऑफ द लेयर्स वन ऑन अनदर। और फिर हाइड्रेशन एनर्जी, जब किसी 1 मोलर गैसियस आयन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वाटर के अंदर डिसोल्व करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि इतना उस गैसियस आयन के अंदर वाटर डालते जाओ कि अल्टीमेटली हीट एब्जॉर्ब होना या इवॉल्व होना बंद हो जाए। जैसे हाइड्रोजन के अंदर जब वाटर डालेंगे तो दैट इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी ऑफ 1075 किलो जॉल पर मोल। और इसका ट्रेंड क्या है, ये डिपेंड करती है अपने चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयंस के ऊपर। तो ट्रेंड इन पीरियड लेफ्ट टू राइट हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज रेशियो, चार्ज टू साइज रेशियो और डिक्रीज इन साइज। और ग्रुप के अंदर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज टू साइज रेशियो एंड इंक्रीज इन साइज। तो लिथियम आयन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 499 होती है, मतलब रिलीज होती है जब इसमें वाटर डालें। और सोडियम की 390 होती है, मतलब बढ़ गई है, एनर्जी की अमाउंट बढ़ गई, और एनर्जी की अमाउंट कम होगी। और कैल्शियम के लिए 1562 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और सबसे बड़ी अमाउंट एल्यूमिनियम की होती है, एल्यूमिनियम की 4613 और फ्लोरीन की 457 और आयोडीन की सबसे कम दैट इज 307 इज रिलीज्ड। और फिर आप अगर बात करो हैलाइड्स की, तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसे आप हैलाइड बोलते हो। और हैलाइड की 3 टाइप्स होती हैं, आयनिक, कोवलेंट एंड पॉलीमेरिक। लेफ्ट साइड में खास तौर पर 1A के सारे कंपाउंड आयनिक होते हैं। दोज हैव 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और 4A to 6A तक ये कोवलेंट होते हैं। और पॉलीमेरिक होते हैं जैसे ब्रिलियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम। और फर्क क्या पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट में और मेल्टिंग पॉइंट में बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक प्योर आयनिक कंपाउंड है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है। और मैग्नीशियम क्लोराइड का ये उससे थोड़ा कम आयनिक है, दैट इज 7715। एल्यूमिनियम क्लोराइड और कम आयनिक है, तो दैट इज 198। सिलिकॉन क्लोराइड तो कोवलेंट हो गया, तो दैट इज -68। और फास्फोरस क्लोराइड -93 और सल्फर क्लोराइड -80। मतलब आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसके बाद पॉलीमेरिक होंगे और सबसे कम होगा कोवलेंट हैलाइड का। और एक ही एलिमेंट बेयक वक्त आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का बिहेवियर शो कर सकता है। जैसे प्लम्बस क्लोराइड एंड प्लम्बिक क्लोराइड। तो प्लम्बस Pb+2 इज आयनिक ड्यू टू लेस
polarizability, and Plumbic Pb+4 is covalent, that is covalent due to greater polarizability. और hydrides are the binary compounds of hydrogen, और ये भी तीन तरह के होते हैं, आयनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक। 1A और 2A के एक्सेप्ट ब्रिलियम एंड मैग्नीशियम आयनिक है, और हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A एक्सेप्ट इंडियम नीचे जाते हुए 4th A, 5th A, 6th A और 7th A सारे के सारे कोवलेंट है। और कोवलेंट का मतलब लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और पॉलीमेरिक होते हैं जो दरमियान में हो, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड का बिहेवियर भी हो और कोवलेंट का भी है, वो है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम एंड इंडियम ऑफ 3A। इसके बाद आप अगर टेबल से देखो तो बताया गया है कि 1A के तमाम आयनिक है और 2A के ब्रिलियम और मैग्नीशियम के अलावा आयनिक है, और राइट साइड पे 3A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A वो तमाम के तमाम कोवलेंट और दरमियान में इंटरमीडिएट। बड़ा इंटरेस्टिंग है इनका एक बिहेवियर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर आप 4A की बात करो ना, 4A की, तो टॉप टू बॉटम आते हुए पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जैसे देखिए मीथेन, कार्बन, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट -184 है, सिलिकॉन -185 है, और जर्मेनियम का बढ़ गया है -165 है, और टिन हाइड्राइड का और बढ़ गया है -150 है। जबकि ग्रुप 6A में देखो तो वाटर का सबसे कम होना चाहिए लेकिन सबसे ज़्यादा है, और उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, जबकि उससे नीचे वही फिनोमेना के टॉप टू बॉटम आते हुए कम होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा होगी उसकी पोलराइजेबिलिटी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का -82, हाइड्रोजन सिलीनियम का बढ़ गया -65, और हाइड्रोजन टेल्यूरियम का और बढ़ गया, दैट इज 548। और ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर लेफ्ट साइड की बात करो तो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर में डालो बेस बनती है। और राइट साइड वाले एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालो कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डालो नाइट्रिक एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालो सल्फ्यूरिक एसिड। एम्फोटेरिक भी होते हैं जो ड्यूअल नेचर शो करते हैं, अगेंस्ट एसिड बिहेव लाइक अ बेस एंड अगेंस्ट बेस बिहेव लाइक अ एसिड। और एक चौथी टाइप भी होती है, दोज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर आप बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड को मिक्स कर दो तो साल्ट बनता है, एंड दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल ऑक्साइड, लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड कनेक्ट्स टू फॉर्म सोडियम सल्फेट। और इसका ट्रेंड अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो लेफ्ट साइड में 1A के सारे बेसिक ऑक्साइड है, 2A के ब्रिलियम के अलावा सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड है, और राइट साइड पे 3A का सिर्फ बोरॉन नॉन मेटल है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड है। उसके नीचे सारे के सारे एम्फोटेरिक है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और उसके बाद राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड, लेफ्ट साइड पे और बॉटम में सारे के सारे बेसिक, और दरमियान में ड्यूअल नेचर वाले एम्फोटेरिक। और जानिए कि जब आप पीरियड में मूव करते हो तो मोर बेसिक से लेस बेसिक, फिर लेस एसिडिक से मोर एसिडिक की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड इज अ वेरी गुड बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेस बेसिक, एल्यूमिना इज एम्फोटेरिक, phosphorus oxide is little bit acidic, and sulfur trioxide is more acidic, and chlorine dioxide heptaoxide is extraordinary acidic, जो कि पर क्लोरिक एसिड डेवलप करता है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है जैसे मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज की +2 है, तो इसकी एसिडिटी दैट इज लेसर देन जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई Mn2O3, और उससे ज़्यादा एसिडिक होगी मैंगनीज ऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा डाईमैंगनीज हेप्टा ऑक्साइड, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दैट रिमेन्ड अ डेल्मिया फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बड़ी देर तक अलमिया बना रहा। इसकी 1a के साथ सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंसेस भी हैं। तो क्या सिमिलैरिटी है? 1a के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। 1a अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने पास +1 चार्ज कैरी करते हैं, हाइड्रोजन भी ऐसा ही करते हैं, H+1 होते हैं, और दोनों हैलोजन से मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं, और दोनों अपनी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। जबकि डिफरेंसेस क्या है? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, जबकि 1a वाले तो मेटल है। हाइड्रोजन हैज अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, जबकि 1a की तो सारी टेंडेंसी ही पॉजिटिव की है, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है H2 अपने 2 एटम के साथ, जबकि अगले इससे नीचे वाले 2 एटम के साथ नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ एटम, क्लस्टर ऑफ एटम, एक जायंट स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और फिर मॉलिक्यूल बनते हैं। हाइड्रोजन की 4a के साथ भी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे 1a हाफ फिल है और 4th a वाले भी हाफ फिल है। फिर दोनों के दोनों एलिमेंट नॉन मेटेलिक है और बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को वाटर में डालो तो ये कॉपर को रिड्यूस कर देते हैं बाय मेकिंग कॉपर एंड वाटर, और कार्बन को अगर टिन ऑक्साइड से मिलाओ तो ये भी उसको रिड्यूस कर देते हैं बाय कन्वर्टिंग इनटू टिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंसेस भी हैं कि तमाम के तमाम ग्रुप 4a वाले मैक्रोमॉलिक्यूल हैं और ह्यूज स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जबकि हाइड्रोजन डायटोमिक है। फिर ग्रुप 4a के अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, खास तौर पे कार्बन और सिलिकॉन में, हाइड्रोजन में नहीं है। और इसके अलावा इट कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, बट कार्बन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन सिर्फ 1 बनाते हैं, कार्बन 4 बनाते हैं। इनका 7a के साथ कंपैरिजन भी है। सिमिलरिटी अगर देखें तो ये तमाम के तमाम गैसेज हैं, H2 भी गैसेज है और 7a वाले भी गैसेज हैं। फिर डायटोमिक है, H2 भी, उधर से F2Cl2, और रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के लिए, और दोनों अपना H नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे वो भी अपना F नेगेटिव Cl नेगेटिव बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन डिफरेंसेस भी हैं कि हैलोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1। हैलोजन साल्ट फॉर्मर है, जबकि हाइड्रोजन साल्ट फॉर्मर नहीं है, एंड सो ऑन।